नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश के मुखर्जी नगर कहे जाने वाले भोलाराम में। आज लंबे अंतराल के बाद एमपीपीएससी आयोग ने वर्ष 2023 के परिणाम घोषित किए। उन परिणामों में जिनका आज चयन हुआ है उनमें से कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कुछ संघर्ष अब तक का रहा है और कैसे उन्होंने तैयारी करी और कहाँ से तैयारी करी। आइए जानते हैं सीधे उन्हीं से। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मनोज पाल है और एमपीपीएससी 2023 में कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। एक बार फिर से हम सौरमंडल का केंद्र हैं। आज वापस आपका चयन हुआ है, कैसा लग रहा है आज? आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने केवल काम किया था और वो परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। और एक प्रकार से लोगों की उम्मीद है, मेरा सिलेक्शन तो हुआ ही है, लेकिन उन सब मेरे भाइयों बहनों और जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनका संघर्ष इस राह पे खत्म ना हो कि वो अब छोड़ के चले जाएं, वो लगे रहें, निश्चित रूप से जरूर होगा। आज जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है उनके लिए क्या संदेश है आपके? बस एक ही संदेश है, लगे रहें, डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है, हारना नहीं है, जरूर होगा। आपके मनोज भैया ने कर दिखाया तो आप भी जरूर कर दिखाएंगे। आगामी समय में मेंस होने वाला है, वो मेंस जो बीते 10 महीनों से लंबित है, उसके लिए जो अभ्यर्थी आज जिनकी पढ़ने की चाह खत्म हो गई है उनके लिए क्या संदेश है? भाई देखो, आयोग का काम, हाई कोर्ट की पेंडिंग अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में केवल खुद का काम करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, लगे रहो। सफलता बहुत शोर मचाती है अगर आप बिल्कुल शांत होकर काम करते हैं तो। थैंक यू सो मच मनोज भाई, और पुनः आपको एक बार शुभकामनाएं कि आपका इस बार भी चयन सूची में नाम है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात उनकी जो एक ही लाइब्रेरी में हम पढ़े, एक ही रो में बैठने वाले लोग, जब चयन सूची में उनका नाम होता है तो आत्मिक प्रसन्नता तो होती ही है, लेकिन स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हाँ, ये वही बंदा है जो मेरे साथ मेरी लाइब्रेरी में पढ़ता है। तो क्या शुभ नाम है सर? आज आप स्वयं अपना नाम बता दें। मैं तो जानता ही हूँ वैसे, लेकिन फिर भी आप अपना नाम दोहरा दें। मेरा नाम श्रवण यादव है। मैं धार जिले के एक छोटे से गांव तीसगांव से आता हूं और अभी 2023 में मैं कॉर्पोरेट इंस्पेक्टर के पद पे मेरा चयन हुआ है। लगभग 5 या 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद आज चयन सूची में नाम देखने के बाद सबसे पहला क्या रिएक्शन था? सबसे पहला रिएक्शन तो ये था कि अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं चाहता था कि मैं सबसे पहला फ़ोन अपने पिताजी को लगाऊं। मेरे मालिक कहता हूं मैं उनको, तो मैंने सबसे पहला फ़ोन उन्हीं को लगाया और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि फोड़ दो पटाखे, और वो 2 घंटे से लगातार पटाखे फोड़ते रहे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने जो सपना देखा था वो मैंने आज पूरा कर दिया है। दिवाली को बीते हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज आपके जीवन में वापस दीपोत्सव की रौनक हम देख रहे हैं। इस दीपोत्सव की रौनक को आपने आज कैसे जिया? इन मालाओं को आपने कैसा जिया? जी, मैं कल से ही आ रहा था कि रिजल्ट आने का है, तो थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, पर कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ को लेकर रिलैक्स था कि यार भैया का 6 बार 7 बार में हुआ है, 7वीं बार में हुआ है, तो अब नहीं होगा तो मैं धैर्य रखूंगा, हो जाएगा मेरा। तो मैं चिल था इस बात को लेके कि हो ही जाएगा अपना। नहीं भी होगा तो मैं सब दोस्तों को बोल रखा था कि कोई बात नहीं अगर नहीं होता है। पर जब लिस्ट में नाम देखा तो सच में लिटरली बहुत खुश हुआ। मेरे दोस्तों ने मतलब मिलके हमने बहुत नाचे और आज बहुत पटाखे फोड़े हमने। दोस्तों का हुजूम तो मैं देख ही रहा हूँ कि आज अगर यहाँ मैं रात के 9 साढ़े 9 बजे भी यहाँ खड़ा हूँ तो आपके साथ ये 20-25 ही नहीं, अभी तो शायद 50 लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो उन दोस्तों की क्या महत्वपूर्णता आपके जीवन में रही जिन्होंने आपके चयन में योगदान दिया? दोस्त ही होते हैं जो व्यक्ति को जीवंत बनाते हैं। दोस्त नहीं है तो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है आदमी। बहुत अलग अलग तरह के दोस्त हैं, अलग अलग उनमें खूबियां होती हैं। कोई मजाक करता है, कोई दोस्त ही जीवन है। सही कह रहे हैं आप। तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है। नेवेंद्र भाई, निकिता, मनोज भैया, किरण दीदी, चेतन हमारा, और ये इतने सारे लोग हैं सभी। इन मतलब हमेशा पॉजिटिव रखा है मुझे और हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट किया चीज़ों को। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ग्रुप होना सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं। अच्छा, मूलतः मैंने ये देखा कि 12 से 13 घंटे तो आप लाइब्रेरी में बैठते थे, तो आज अभ्यर्थी को लाइब्रेरी कल्चर को अपनाना चाहिए या सिर्फ अपने रूम में तैयारी करनी चाहिए? ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो रूम पे पढ़ पा रहा है, उसे मतलब अच्छी पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले रहा है तो रूम पे पढ़ ले। और अगर उसे लगता है कि नहीं लाइब्रेरी में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए तो लाइब्रेरी चला जाए। मुझे ऐसा लगता था कि लाइब्रेरी में जाके थोड़ा सा दोस्त लोग साथ में मिल जाते थे तो कंपटीशन हो जाता था और लोगों को देख के मोटिवेशन आता था, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता था। बात करें 2025 के मेंस की, 10 महीने से लंबित चल रहा है। अब उन अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या संदेश है जो लगातार 25 की तैयारी में लगे हैं और सामने फिर 26 का प्री भी है? तो प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए क्या गाइडेंस है आपकी?
देखिए मेंस जिनका है जो लोगों का, उनको तो मेंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का मामला जब भी है वो जब भी आएगा और मेंस तो देना ही है। आप प्रीलिम्स दे के भी मेंस ही देंगे, तो उनको तो मेंस पढ़ना चाहिए। और जिनका मेंस नहीं है अभी, वो प्रीलिम्स में लग जाएं। साथ ही जिनका दोनों टारगेट कर रहे हैं, तो अभी मेंस पढ़ते रहे, साथ में ऐसे सब्जेक्ट ले ले जो कॉमन है, तो उनको पढ़ते रहे, और नोटिफिकेशन के बाद या मेंस हो जाए, या अगर पता चले कि मेंस लेट है तो फिर प्रीलिम्स स्टार्ट कर दे पढ़ना। आपकी सफलता का श्रेय आज आप किसको देते हैं? बहुत सारे लोग हैं, मेरे परिवारजन हैं, मेरे पिताजी हैं और मेरा छोटा भाई। मेरा छोटा भाई मेरे घर के सारे काम देखता है, खेती देखता है, दुकान देखता है, वो मुझे हर महीने पैसे देता है। छोटा भाई होके उसने मतलब बड़े भाई का फर्ज निभाया है, तो उसका योगदान। और मेरे पिताजी मुझसे ज़्यादा धैर्यवान है वो। मैं उनको बोलता था कि कल मेरा रिजल्ट आने वाला है शायद, तो वो कहते हैं कल नहीं आएगा, 1 महीने बाद आएगा, आएगा ही सही, ये नहीं आएगा तो अगला आएगा। तो उनकी तरफ से जो एक पेशेंस था, वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं, मुझे पढ़ना है और हो जाएगा मेरा चयन। किस पद पर चयन हुआ आज का? कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है। क्या आगामी योजनाएं हैं कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में? मध्य प्रदेश के लोक सेवक के रूप में क्या कार्य करना आप चाहते हैं? देखिए, कोऑपरेटिव का काम मुख्य रूप से किसानों से जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं और जो सहकारिता के जो प्रयास सरकार कर रही है, तो उनको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, यही प्रयास है अभी तो मेरा। और बाकी मैं विभाग में जाने के बाद जानूंगा कि एक्चुअल मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और उनको निभाऊँ। आपने बात की आपके भाई के छोटे भाई की पैसे डालने की, और वो भी बात की कृषि के क्षेत्र से। आपकी बातों से ये लगता है कि आप कृषक परिवार से आते हैं। जैसे किसान एक बीज बोता है, वैसे ही एक अभ्यर्थी अपने कठिन परिश्रम को बोता है पीएससी के क्षेत्र में। बीज बोने की यात्रा में और पीएससी की यात्रा में, दोनों में क्या अंतर है और क्या अनुभव आप दोनों में देखते हैं? जी, लगभग ये सेम ही है मेरे हिसाब से, कि जैसे बीज बो रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसको सींचते हैं, उसी तरह हम तैयारी को लगातार करते रहते हैं। और जो मौसम आता है, पीएससी अपनी वैकेंसी डालती है, वो मौसम उसके अनुकूल आता है, और फिर हमारा जब मेहनत जो करते हैं उसका फल अंत रूप में मिल जाता है। जैसे वो फसल किसान की मिलती है, वैसे हमें अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपन इसको मैच कर सकते हैं कि एक फसल किसान के जो फसल ले रहा है और एक अभ्यर्थी पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं उसके मूल में मेहनत है, जो सेम है दोनों में, तो ये समानता मैं देखता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब आपको इस पद पर चयनित होने के लिए। आइए जानते हैं अगले अभ्यर्थी से कि उनका किस पद पर चयन हुआ है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पूर्व के रिजल्ट में डीएसपी के पद पर भाई साहब पहले ही चयनित हैं। आज किस पद को उन्होंने प्राप्त किया है, आइए सीधे उन्हीं से पूछते हैं। जी, आज मेरा चयन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है, और 2024 में मेरा डीएसपी के पद पर चयन हुआ। भैया एक चीज को स्किप किया है मैंने, आपके नाम को। आप आपका नाम वापस से बता दें। जी, मेरा नाम जितेंद्र बघेल है। मैं धार जिले की कुक्षी तहसील के ग्राम चिकली का निवासी हूँ। जी, पारिवारिक पृष्ठभूमि अगर हम आपकी जानना चाहें तो पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा मूलतः किसान थे, उसके बाद एक शिक्षक बने, और माताजी अभी भी, पिताजी और माताजी अभी भी कृषि कार्य भी करते हैं शिक्षक के साथ साथ। और साथ में मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरे बड़े पापा के साथ रहकर हुई कुक्षी में। और मेरी जो सफलता है इसमें मेरे माताजी, पिताजी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरे जो भैया दीदी है या मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष किया है, और उसी का आज परिणाम है कि मेरा 2 बार चयन हुआ है। आपकी शिक्षा का आपने बताया कि निमाड़ के क्षेत्र कुक्षी से हुई है, लेकिन आप आते एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र धार जिले से हैं। धार में आपने कहाँ तक का एजुकेशन लिया और कुक्षी में फिर आपने कहाँ से शिक्षा प्रारंभ की? कुक्षी में मैंने कक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बाद मैंने इंदौर से एजुकेशन लिया था। ग्रेजुएशन आपका किस स्ट्रीम में हुआ है? जी, मेरा कक्षा 10वीं के पश्चात पॉलिटेक्निक डिप्लोमा था, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है। उसके बाद मैंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया था। उसके बाद मैंने योगा से एमए किया है, जो कि इंदौर से किया है। लगभग कितने समय से आप पीएससी की तैयारी में हैं? मैं 2019 से लगातार पीएससी की तैयारी कर रहा था। पीएससी का अभ्यर्थी 5 या 6 वर्ष पीएससी के क्षेत्र में अर्जन करता है, उसके बाद में चयनित सूची में अपना नाम देखता है। उस चयनित सूची में नाम देखने पर हमको तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है आज के परिणामों में, उनके लिए आप क्या सोचते हैं और उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपने पूछा कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैं भी लगातार 2021 से साक्षात्कार की प्रक्रिया में रहा हूँ। 2021 में मैं भी फेल हुआ हूँ, 2022 में मैं भी फेल हुआ हूँ। डिमोटिवेट होते हैं, परेशान होते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि कंटिन्यू प्रयास करते रहते हैं, एक ना एक दिन हम सफल जरूर होंगे, और उसी का परिणाम है मैं 2024 में और 2023 में दोनों में मेरा चयन हुआ है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जब पहले से चयनित अभ्यर्थियों का वापस से चयन सूची में नाम आता है।
तो जिन पदों को, जैसे अब आपकी इस बार की जो पोस्टिंग है वो छोटे पद पर हुई है, तो इसको छोड़ने में जो लेट लगभग अभ्यर्थी जो करता है, लेकिन इसके पीछे नुकसान किसका होता है? जो वेटिंग लिस्ट में। तो ऐसे अभ्यर्थियों का क्या संदेश है जो पहले से चयनित थे, लेकिन इस पद को छोड़ने के लिए वो टाइम वेरी करता है, जो कि समय निकलने के बाद फिर उसको ज्वाइन ही नहीं हो पाती, जिसकी वेटिंग होती है, उनके लिए क्या कुछ कहना है? देखो, इसके लिए हमारा जो है, मेरी तरफ से मैंने 2023 का साक्षात्कार पहले दे दिया था। अगर मेरा पहले ही हो जाता चयन डीएसपी के पद पे, तो शायद मैं फिर इस पद के लिए एलिजिबल, मतलब मैं शायद इस पद को पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं रखता। मैं रखता तो फिर सीधे डीसी को रखता, परंतु अब वो रिजल्ट लेट आया तो फिर इसलिए ये सब हुआ। कोई विशेष सलाह उन अभ्यर्थियों के लिए जो आगामी 2026 का प्री देने वाले हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन रुकता है। आप तीनों से सामान्य प्रश्न है, मिला जुला प्रश्न है, तीनों की बुक लिस्ट अगर मैं जानना चाहूँ प्री की, क्योंकि 2 या 3 महीने के बाद या तो जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में प्री होना है, उसके लिए अगर आपकी बुक लिस्ट होगी तो वो क्या होगी? जी, जैसा कि उस टाइम पे जब मैंने तैयारी की थी, उस टाइम मध्य प्रदेश जीके के लिए मैंने महेश कुमार वर्णवाल पढ़ी थी, और ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्णवाल ज्योग्राफी के लिए भी थी, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत भी थी, और इन सब के साथ में लूसेंट भी थी। करंट अफेयर के लिए आप तथ्यवान देख सकते हो, एग्जामपीडिया देख सकते हो, और साइंस के लिए आप परीक्षा धाम देख लो, और कंप्यूटर के लिए भी आप परीक्षा धाम देख लो, और जनजाति के लिए फिर अभी जो मार्केट में नई बुक चल रही। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बुक पढ़ोगे तो ही सिलेक्ट होगे, जितनी भी बुक पढ़ी सब लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, बस आप उसमें ये देख लो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें टॉपिक है या नहीं है। अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक में टॉपिक है, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होता है, अगर मैंने जिस बुक का नाम ले लिया, फिर वो लोग पहले से पढ़ रहे होते हैं, फिर वो क्या परेशान होते हैं कि यार इन्होंने यहाँ से पढ़ा था तो शायद हो सकता है हम यहाँ से पढ़ रहे तो इसलिए हमारा चयन नहीं हो रहा, परंतु ऐसा नहीं है। सारी बुकलेट अच्छी है, बस ये है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ पे मैच हो रहा है आप वो देख लो। जी, आपके गांव के लिए जहां से आप आते हैं, वहां से कोई अगर बच्चा तैयारी के लिए इंदौर आ रहा है तो उसके लिए क्या मूल बातें आप उसको बताना चाहते हैं? अगर इंदौर आ रहे तैयारी के लिए तो आप पहले अपना पूरा प्लान बना के आओ कि मुझे इतने टाइम तक तैयारी करना है, मेरा ये शेड्यूल रहेगा। आप एग्ज़ाम का पूरा सिनेरियो समझ लो कि क्या सिनेरियो, प्री का क्या है, मेंस का क्या है, इंटरव्यू का क्या है, और एक टाइम निश्चित करो कि मुझे इतने टाइम में सिलेक्शन लेना ही है। हो जाता है एक बार में भी हो जाता, बहुत लोगों का किसी का 2 बार में भी होता है। हमारा काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि शायद हो सकता है या तो हम में कोई कमी रही होगी या फिर शायद ठीक से गाइडेंस नहीं मिला होगा। तो आप पूरा प्रॉपर एक गाइडेंस लो, उसके बाद में फिर तैयारी करो। पिछले रिजल्ट के समय आप उस स्थान पे खड़े थे, आज हम इस स्थान पे खड़े हैं। पिछले रिजल्ट के समय भी भाई साहब आपके बाजू में ही खड़े थे और आज भी खड़े हैं। इनका क्या शुभ नाम है? इनका नाम रवि। इनका क्या आपके परिणाम में या आपके चयन में क्या योगदान है? इनका बहुत योगदान है। ये मेरा मित्र है, हम लोग काफ़ी टाइम से साथ में हैं, और इनके साथ ही साथ मेरे जो छोटे भाई है, पिछली बार बहुत सारे लोग थे, वो इस बार नहीं आए, कहीं बाहर थे वो, और बाकी मेरी पूरी फैमिली का पूरा योगदान है, बाकी जो दोस्त है सबका योगदान रहता है। कैसा लग रहा है भैया, आज आपके दोस्त का चयन हुआ है तो क्या फीलिंग हो रही है आज? इससे बढ़ के कुछ भी बात नहीं है। मतलब अपने फ्रेंड का, अगर हम साथ में कोचिंग जाते थे 2017 से लेके 2021 तक गट्टानी कोचिंग में साथ में गए, और हम बहुत कुछ सीखा, और उस समय से लेकर कुछ कारणवश मेरे को छोड़ना पड़ गया बीच में, लेकिन मेरे दोस्त का सिलेक्शन, उससे बहुत बड़ी खुशी की बात है। डीएसपी के पद पर वो सिलेक्ट हुए और अभी भी वापस से सिलेक्ट हुए वो, आज भी 2023 के रिजल्ट में, तो वो बड़ी खुशी है जी। आइए, बुक लिस्ट की मैंने बात की थी तो भाई साहब से भी जान लेते कि उनकी क्या बुक लिस्ट है। जी, मैंने प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स हैं, जैसे कि भैया ने बताया वर्णवाल है ज्योग्राफी के लिए, या मैं एमपी के लिए परीक्षा धाम पढ़ता था। देखो, एक तो होती है बुक लिस्ट बताने वाली कैमरे पे, हाँ, और एक होती है वास्तविक। क्योंकि मैं भी पीएससी वाला ही हूँ, इसलिए भली बात ही जानता हूँ। तो जर्नी हो जाती ना, तो मुझे जानना वो है जो एक्चुअल में पढ़ना है। देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो वर्णवाल तो मैंने ज्योग्राफी के लिए पढ़ी है, उसके बाद परीक्षा धाम एमपी के लिए सारी यूनिट कवर हो जाती है। इसके अलावा मैंने जो अपनी यूनिट 10 है, जनजाति अभी नई जुड़ी है, तो उसके लिए बहुत सारी कोचिंग ने नोट्स बनाए हैं, उनमें से एक आकार इंस्टीट्यूट है।
उसकी जो एक बुकलेट है शानदार है काफ़ी, और इकोनॉमिक्स की ही उसी की 6 यूनिट इकोनॉमिक्स के लिए मैं 2 बुकलेट पढ़ता था। इसके अलावा जो आईटीसी के लिए है अपनी यही परीक्षा धाम है, ये मैंने बुक बहुत कम रखी थी, उनको प्रैक्टिस ज़्यादा करता था मैं, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाता था, हर प्रीलिम्स में कम से कम 50 से 60 टेस्ट में लगा देता था। करंट अफेयर्स की बात करो तो क्या एसपीडी पढ़नी चाहिए, एग्जामपीडिया पढ़नी चाहिए, परीक्षा धाम पढ़नी चाहिए, या अन्य कोई सोर्स या तथ्यबान पढ़नी चाहिए? लगभग सारे का कंटेंट सेम ही है, तो अगर बन रहा है ना तो वो इन बुक में से बन जाएगा, और अगर नहीं बन रहा है वो 21 का ही पूछ लेंगे डाटा पुराना, तो वो कहीं नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए अच्छा सा देख के कि उसमें सारे फैक्ट डाटा अच्छा रहे, मतलब ऑथेंटिक रहे, और ले लीजिए उस बुक को, तो वो उससे कवर हो जाएगा आपका। मतलब आप भाग रहे हैं कि वो ले लें ये ले लें, अलग अलग बुकलेट्स ले लें, नहीं, एक कोई सी भी उठा लीजिए आपको जो सुटेबल लगती है पढ़ने में। लगभग करंट सेम ही होता है सबका, तो वो आप कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए कोई स्पेशल बुक? मैंने क्लास कोचिंग के नोट्स से ही पढ़ा है, मतलब कोचिंग के जो नोट्स हैं अलग अलग कोचिंग के, उनमें से एक उठा लीजिए जिसमें हो और पढ़ लीजिए। आप बार बार रिवीजन करिए, हो जाता है। आप जितने क्वेश्चंस लगाएंगे ना वो हो जाएगा। PYQs लगा लीजिए तो समझ आ जाएगा कि दायरा क्या है। एक अभ्यर्थी को लगभग प्री के लिए कितने PYQs लगाने चाहिए? आप जितने लगा पाओ, आपकी क्षमता। मैं डेली 2 पेपर लगा देता था, डेली 2 पेपर, तो और मेरे कभी 80 से कम नंबर नहीं आए। पिछली 24 में 89 थे मेरे, फिर अभी 25 में 85 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने से हो पाएगा। मैंने अभी कम समय मिला था, फिर भी मैंने लगभग 50-60 टेस्ट लगा दिए थे, 2 टेस्ट डेली। मैंने जब तैयारी चालू की 25 के लिए, प्रीलिम्स आया तो पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लगा के देखे कि मेरे कितने बन रहे हैं, फिर उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी आगे स्टार्ट की कि मैं बुक पढ़ता हूँ, कौन सा पहले पढ़ना है, किस तरह से प्लान करना है। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, और वही राज है। और इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं जो अपन प्रैक्टिस नहीं होने के कारण गलत कराते हैं, तो प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू भैया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब बात उनसे कर लें जो स्वयं को सौरमंडल का केंद्र मान चुके हैं और समूचा मध्य प्रदेश उन्हें संदीप भैया के नाम से जानने लगा है। तो मनोज भैया और बोलाराम के संदीप भैया, आपकी अगर कोई बुक लिस्ट होगी प्री के लिए तो वो क्या होगी? सचिन भाई, आपके पॉडकास्ट पे अपन बात कर चुके हैं। वैसे जो जीएस वाला पोर्शन है जो अपने सिलेबस में, उससे लूसेंट पढ़ सकते हैं प्री के लिए, और करंट के लिए जो अपनी जनजाति वाली यूनिट है उसके लिए ओमकार है, 6वीं यूनिट इकोनॉमिक्स की उसके लिए भी ओमकार है। करंट के लिए घटना चक्र और एग्जामपीडिया दोनों ही पढ़ सकते हैं। सचिन भाई, आपने जो बात की थी वेटिंग वाली, उसके लिए मैं बता दूं। बिल्कुल। तो पहली चीज, मेरा 2024 में एडी फाइनेंस के पद पे सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 और 2024 दोनों ही मेरे निकले हैं अच्छे नंबरों से। तो मैंने 2022 का तो इंटरव्यू नहीं दिया था, तो शायद उसकी जगह किसी का अच्छे व्यक्ति का हो गया होगा। और जो अभी कोऑपरेटिव हुआ है तो निश्चित रूप से एडी फाइनेंस के बाद इसको तो नहीं करूंगा, तो मैं अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन लिख के दूंगा विभाग को, वो मेरे बाद जिस जो वेटिंग होगी उसके लिए वो सबसे पहले क्लियर करेंगे। ये मैं अपनी तरफ से पहल करूंगा। अच्छा, वेटिंग की जो बात अगर करें तो उसका पूर्णकालिक अगर समय हम माने तो 18 महीने का होता है। उन 18 महीनों में अगर किसी की वेटिंग क्लियर होती है तो उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर चाहे वो कितने ही सोर्स लगा ले, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती, क्योंकि ये आयोग की नियमावली में लिखित है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो किसी की पोस्ट खाने के लिए केवल कुछ पैसे के लिए वहां बैठे रहते हैं कि मुझे नहीं छोड़नी पोस्ट, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो पहले ही ऊंची पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए और सारी पोस्ट भर देते हैं। उनको लगता है कि इंटरव्यू के नंबर, मेंस के नंबर पता चल जाएंगे। एक चीज, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं दूसरी पोस्ट पर सेलेक्ट हो गए, छोटी वाली नहीं करेंगे, या जो बहुत अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट होगा उन्होंने एपी का इंटरव्यू भी दिया है, वो सोचते हैं कि हमारा नाम हो जाएगा और हमारा मतलब कहने को हो जाएगा इतने सिलेक्शन हुए इंस्टाग्राम के बायो में लिखने के लिए। तो भाई, तुम्हारे इंस्टाग्राम के बायो के चक्कर में सामने वाले के जीवन के लग जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नैतिकता तुमने पढ़ी है, जो इथिक्स पढ़ी है, पहले जीवन में उतारो, उसके बाद कॉपी में उतारना। तो पहले अपना सोच लिया ना, अब आपने, आपका हो गया, दूसरे का भी सोच लो कुछ। एथिक्स की बात करी, एथिक्स के लिए बच्चा बहुत परेशान होता है। एक तो नए नए दर्शन जोड़ दिए हैं, या तो दर्शन शास्त्र को पढ़ने के लिए या एथिक्स को पढ़ने के लिए अगर पर्टिकुलर कोई टीचर हो या कोई बुकलेट हो, तो वो क्या है? इथिक्स को पढ़ने और पढ़ाने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति इंदौर में कमल पाठक सर से बेस्ट आदमी कोई नहीं है। उनने अपने जीवन से इथिक्स को चरितार्थ किया है। उनकी बुकलेट, नोट्स और वो खुद इथिक्स के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत है। प्री में अगर यूनिट 10 की बात करें तो जब हमने जनजाति सभी लोगों ने पढ़ी, सिलेबस को डिफाइन करने की बात की जाए तो बहुत सारी बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी की देखने को मिलती है।
अगर मेरी ही बात करूँ तो मैं जब हिंदी ग्रंथ अकादमी में गया तो 16 बुक समथिंग मुझे वहाँ दिखाई दी, तो उन 16 जनजाति के लिए। तो क्या उनमें से कोई बुक चयनित करनी चाहिए या मार्केट में जो सोर्स अवेलेबल है उनको चयनित करना चाहिए? हिंदी ग्रंथ अकादमी की निश्चित रूप से बहुत अच्छी पुस्तक है। मध्य प्रदेश के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी जरूर पढ़नी चाहिए। और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी में जनजाति की पुस्तक है वो लेंदी है और उसमें बहुत ज़्यादा डाटा है। ओमकार इंस्टीट्यूट की जो जनजाति की पुस्तक है वो बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट और जो सिलेबस में लिखा है उसके लिए बनाई गई है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इकोनॉमिकल पोर्शन में भी बहुत सारे चेंजेस इस बार हुए हैं, उसके लिए क्या कुछ है? इकोनॉमिक्स के लिए प्री वाला पोर्शन के लिए अगेन ओमकार हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं और करंट का जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होती है वो पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए, और एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं इस पद पर चयनित होने के लिए। धन्यवाद सचिन थैंक यू भाई। जी।